बहनों और भाइयों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। वह है शिक्षा के क्षेत्र में जो वैधानिक और संवैधानिक जो संगठन हैं, जो शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाती हैं और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उस पर नियंत्रण भी रखती है, उनकी भूमिका पर प्रकाश डालना चाहूँगा। उदाहरण के लिए भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना हुआ है। समय समय पर बातें होती हैं कि इसका नाम बदला जाएगा, इसे बंद किया जाएगा। साथ साथ तकनीकी शिक्षा के लिए, प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उसके बारे में भी चर्चा होती है कि उसे मर्ज कर दिया जाएगा यूजीसी में इत्यादि। फिर चिकित्सा की पढ़ाई के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। बातें चलती हैं कि उसके विधान में भी परिवर्तन लाया जाएगा ताकि अन्य चिकित्सा के विषयों को भी समावेश किया जा सके। होम्योपैथी के लिए अलग काउंसिल है, वेटरनरी के लिए अलग काउंसिल है, आयुर्वेदा के लिए अलग है, सिद्धा के लिए अलग है, आयुष के लिए अब अलग बनने जा रहा है। तो फिर लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। शिक्षा मतलब शिक्षा में जो बीएड एमएड होता है या बीपीएड या एमपीएड होता है, उसके लिए फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि इतने तरह के समितियों की आवश्यकता नहीं थी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। विश्वविद्यालय इतने मेहनत से सरकार बनाती है या निजी क्षेत्र में कितना निवेश होता है, ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि इतना एकड़ होना चाहिए। मकान भी लाखों वर्ग फीट बनाना पड़ता है, जबकि आधा भी इस्तेमाल नहीं होता है। वैसी हालत में किसी विश्वविद्यालय को कहा जाए कि आपको बीएड प्रारंभ करना है, तो आपके क्षेत्रफल से बहुत छोटे क्षेत्रफल में बना हुआ है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसके यहाँ आप दौड़ते रहिए। समझ में नहीं आता है कि दौड़ने से फ़ायदा क्या होगा। अगर पहले भी बीएड की पढ़ाई होती थी, मुझे तो नहीं लगता है कि इस बॉडी के बनने के बाद ज़्यादा कोई गुणवत्ता में परिवर्तन आया है। बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि कॉलेज खोलने वालों की भीड़ लग गई है और कॉलेज खोलने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद ही बीएड या एमएड की डिग्री नहीं है। वो समझते हैं कि एक व्यापार है कि हम पैसा वैसा खिलाकर किसी तरह से हम मान्यता ले लें और उसके बाद लड़कों को एक के बदले में 4 गुना फीस लें, इसलिए कि बीएड एमएड के बाद नौकरी मिल जाती है। तो एक्सप्लॉयटेशन है। होना चाहिए कि विश्वविद्यालय अगर खुल गया तो उन्हीं के यहाँ एक कमेटी हो जो जांच कर कहे विश्वविद्यालय में एक पर एक विद्वान है और उसमें से एक बहुत ही मध्यम वर्ग के विद्वान को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भेजती है कि जाओ जाकर के निरीक्षण करके आओ। वह निरीक्षण क्या कर लेंगे और विद्वान लोग विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, वो क्या बेईमानी करेंगे? ये सब बात बेकार है। बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं एफिलेटेड कॉलेज के रूप में, उसे तो एआईसीटीई से मान्यता लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं लेनी है। एआईसीटीई के नॉर्म्स को खुद पूरा करे, उनकी जिम्मेवारी है कि पूरा करे, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं लेनी पड़ेगी। क्योंकि यह नियम नहीं था तो विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, चाहे किसी का भी नाम ले लें आप, उन्हें भी दौड़ना पड़ता था एआईसीटीई के यहाँ, जबकि एआईसीटीई में कोई सुविधा नहीं थी, उनके यहाँ मैन पावर नहीं था। और चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो या जेएनयू हो या कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, सभी को मान्यता लेने की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो तो खैर एक अलग अपवाद है, ऐसा हुआ है। जब इंजीनियरिंग में ऐसा हो सकता है तो हर जगह हो सकता है। रही बात अब यूजीसी की, आप देखें कि कोई भी विश्वविद्यालय जब बनता है तो उसके लिए यूजीसी का कानून है कि विश्वविद्यालय अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसे लोकसभा से, पार्लियामेंट से हमें विधान बनाना पड़ेगा, एक एक्ट बनानी पड़ेगी, अधिनियम बनाना पड़ेगा, तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाता है।
और नहीं तो यूजी से कहना है कि राज्य का जो विधानमंडल है, जो असेंबली है, वहाँ से कोई अधिनियम पारित हो जाए तो उसे भी विश्वविद्यालय हम कहेंगे। तीसरा रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। पार्लियामेंट से अगर किसी संस्थान को जो विश्वविद्यालय नहीं है उसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में मान्यता दे दी जाए तो उसे भी विश्वविद्यालय के समानांतर माना जाता है और समझा जाता है कि वह उसके बराबर है। अब रही बात आगे बढ़ के कि तीसरा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान की बॉडी है जिसमें कोई संस्था है जो बहुत दिनों से किसी विशिष्टीकरण के क्षेत्र में कार्यरत है, कोई विशेष पढ़ाई करा रहा है जिसे विश्वविद्यालय से उन्हें संबंध और संबंधन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उस विषय की पढ़ाई विश्वविद्यालय में नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे एक नामित विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी जाती है। उसे भी पढ़ाने का, डिग्री देने का अधिकार है। अब जब विश्वविद्यालय बन जाता है, आज की स्थिति क्या है कि करीब करीब 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 500 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सभी को कहा गया है कि जो पूर्णकालिक शिक्षा है, फुल टाइम एजुकेशन है, आपका एक्ट बन गया, आपने एक्ट हमारे यहाँ भिजवा दिया, अब आपको आगे सिलेबस बनाना है, पढ़ाना है, कोई रोक टोक नहीं है। अनुदान के लिए भले आप आएँ, लेकिन क्या पढ़ाएंगे आपकी एकेडमिक काउंसिल या आपका सीनेट, सिंडिकेट, गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पारित करेगा और उसके अनुसार आप पढ़ाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक विचार का विषय है, पूर्णकालिक शिक्षा के अलावा और कोई कहता है कि नहीं, दूरस्थ शिक्षा की पढ़ाई हो, ऑनलाइन की पढ़ाई हो, इसकी आवश्यकता है, तो यूजीसी कहते नहीं है, आप नहीं कर सकते। भाई डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व पूर्णकालिक शिक्षा फुल टाइम से, रेगुलर से बहुत कम है। आप रेगुलर को कह रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाओ, जो करना है करो, और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कहते हैं कि हमसे मान्यता लो। तो क्यों लो भाई, समझ में नहीं आता है। अगर उनके पास कोई टीचर नहीं है तो अभी वो फुल टाइम एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस करना है, ऑनलाइन करना है तो सारे टीचर का लिस्ट भेजो, इंस्पेक्शन कराओ, सब कराओ, ये बात समझ में नहीं आती है। दूसरी बात है कि जिनको दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मान्यता मिल भी गई तो कहा जाता है कि स्टेट बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते। ये भी गलत बात है। भारत को बांटने की साजिश हो रही है, हमें लगता है। जहाँ तक एफिलेटेड कॉलेज का सवाल है, वो तो विश्वविद्यालय की जो सीमा है, जो परिधि है राज्य के अंदर, राज्य में पूरा नहीं बल्कि जिन जिलाओं को वो कवर कर रही है वहीं पर एफिलिएशन दे सकता है। वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर उसका कोई स्टडी सेंटर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। एक ज़माना था जब 2006-07 के आसपास, 8-9 के आसपास, जब इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था तो कम से कम 2 से 2.5 करोड़ लोग हर साल नामांकित होते थे। कम से कम 10,000 ऐसे केंद्र थे जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही थी, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन किसी तरह से भारत सरकार ने एक नियम बनाया। क्या नियम है भाई? तो छत्तीसगढ़ में जो निजी विश्वविद्यालय खुले, गलत तरीके से खुले, सही बात है, गलत तो खुला, उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा मिली, उनको बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी कह दिया कि अब राज्य के बाहर लोग नहीं जाएंगे। इतिहास ये है कि छत्तीसगढ़ में लोग विश्वविद्यालय खोलकर वहाँ एक कोठरी में ताला बंद करके रखते थे, और जहाँ के रहने वाले हैं, अगर कोई केरल से हैं तो वहाँ जाके खोल लिया, पंजाब से हैं तो विश्वविद्यालय का बोर्ड टांग के पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि नहीं, आपको पहले उस राज्य में ये काम करना पड़ेगा। मानने वाली बात है। लेकिन मेरा कहना है कि जब वो संस्था आगे बढ़ गई तो उसे फिर दूसरे राज्यों में लेने के लिए आप क्यों कह रहे हैं कि हम परमिशन देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का नियम है तो परमिशन क्यों देंगे आप? सीधी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता है और इससे हर साल 4 से 5 करोड़ आबादी बढ़ गई है, लोगों को आगे बढ़ने की संभावना है, कौशल विकास की संभावनाएं हैं, तो ऐसी हालत में क्या ज़रूरी है इस बात को कि हम कहें कि नहीं, वो नियम लागू रहेगा? पार्लियामेंट से अलग एक्ट पास करिए। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो
भारत सरकार को अच्छा नहीं लगा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उसको ताक पे रख के अलग ओवररूल कर दिया जाता है, पार्लियामेंट से अधिनियम पास होता है, उसके बाद काम होता है। यह एक ऐसा, उस समय सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्यों कहा गया उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो उस तरह की बेईमानी होती थी। छत्तीसगढ़ में बिना किसी अधिनियम के, एक अधिनियम के अंदर केवल चिट्ठी से विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई थी। बाद में नियम हो गया कि जब भी विश्वविद्यालय बनेगा तो एक अधिनियम बनेगा। भारत में कोई भी ऐसा स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय नहीं है जो बिना किसी एक्ट के बना हुआ हो। दूसरी बात है कि इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहना ही बेकार है। यूजीसी कह रही है लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज। नहीं, प्राइवेट कैसे कह सकते हैं? जो विश्वविद्यालय विधानमंडल से पारित हुआ है उसे आप प्राइवेट कहेंगे? आप बताइए, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसे भी विधानमंडल से पारित नहीं किया जाता है, उसे केवल कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कर लिया गया, उसका अधिपत्य सरकार का हुआ, शेयर सरकार का हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं प्राइवेटली फंडेड यूनिवर्सिटी है। आप कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र संपोषित राजकीय विश्वविद्यालय हुआ ये। इट इज़ प्राइवेटली फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटी। खैर, वो तो एक अलग बात है। देखना यह है कि किसी प्रकार यह नियम होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री है और बाकी सारे नीति निर्धारक लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको बैठ के देखना चाहिए कि भाई आप फुल टाइम एजुकेशन के लिए टोटल आपने हाथ खोल दिया है कि जो करना है करो। डिस्टेंस और ऑनलाइन के नहीं किया है, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि राज्य के बाहर नहीं जा सकते। राज्य के बाहर जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बढ़ जाएगा, राज्य के बाहर क्यों नहीं जाएगा? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली का आदमी है वो बंगाल में जाकर नहीं पढ़े, ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह की बातों को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। और फिर अगली बात है कि अगर स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें, आप देख रहे हैं कि हर एक मंत्रालय, एनएसडीसी के अलावा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और सारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सब के साथ सब मिनिस्ट्री के पास स्किलिंग के लिए फंड है, स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड है। और फंड खर्च कैसे होता है? सीधी बात है, उन्हें कहना चाहिए कि जितने विश्वविद्यालय हैं उनको जो जो विश्वविद्यालय की रुचि है उनसे वो अपना ऑफर मांग लें और उनको कहें कि आप प्रशिक्षण दीजिए। उससे फ़ायदा होगा कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, चाहे डिप्लोमा है, पोस्ट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, स्किलिंग के क्षेत्र में जो भी ऐसी डिग्रियां हैं वो स्वतः मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त संस्थान है। जैसे ही वह विधानमंडल से या लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो गया, उसके बाद कहीं से मान्यता की जरूरत नहीं है, यूजीसी का कहना है। तो ऐसी हालत में स्किल डेवलपमेंट वैसे होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एक छोटी से छोटी संस्था जो एक लाभकारी संस्था है, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड, जो एक कमरे में चल रही है, जिसके जो मालिक हैं, उसके जो प्रमोटर हैं, उसके जो संस्थापक हैं, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन उन्हें लियाजनिंग का बड़ा अनुभव है। मंत्रालय में आगे पीछे दौड़ कर लियाजन कर लिया। क्या भाई, तब 20 करोड़ रुपया हमें मिल गया है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए, स्किलिंग करना है, 30,000 लोगों को पढ़ाना है। कैसी घटिया बात है। क्या समझ के आपने उनको दे दिया? अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर वो हर राज्य में जा रहे हैं, वहाँ पर वो विज्ञापन दे रहे हैं, छोटे मोटे संस्थानों को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप हमारा फ्रेंचाइज ले लीजिए, 30% मैं रखूँगा, 70% आपको मिलेगा। और मिलने के बाद कहते हैं कि लड़का को कहीं से पकड़ के लाओ, जिसको प्रशिक्षण दिया जाए। जब वो स्टूडेंट मिल जाएंगे तो वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका नामांकन होगा। नामांकन के बाद भारत सरकार का, मंत्रालयों का, एनएसडीसी का, सबका नियम है कि उन्हें
जब तक आप नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको कुछ खास प्रतिशत जो रोक लिया गया है अनुदान का वो आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है भाई इसमें कि लोग 10-15 जो प्रशिक्षक हैं, जो एजेंट हैं, प्रशिक्षक क्या हैं, वो जब वो देखते हैं कि हमें असेसमेंट एजेंसी, सरकार कुछ नहीं करती है, असेसिंग एजेंसी रख दी है जो पता करेगी कि पढ़ाई कैसी हो रही है, वो एजेंसियां भी ऐसी बेकार हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को, बड़े बड़े कॉलेजेस को लोगों को देना चाहिए। असेसमेंट एजेंसी भी इस तरह से 3 नंबर के लोगों के द्वारा संचालित है, जो लोगों को कुछ नहीं आता है, दलाली करते हैं वो, और वो जाकर के पैसा लेकर के असेसमेंट भी कर देते हैं। तो वहाँ जाकर के वो गए सीधे और फ़ोन कर दिया, वो भी 10-20 अनएम्प्लॉयड आदमी को रखे हुए कि फ़ोन करो। अब क्या किया जाता है, 50 मोबाइल खरीद लिया गया और 50 मोबाइल का नंबर उनके फार्म पर डाल दिया गया, यहाँ आ गया, यहाँ से रैंडम फ़ोन किया गया। वही जो 15-20 आदमी हैं जवाब दे रहे हैं, हाँ भाई तुम ये बोल रहे हो, लड़का लड़की, हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो साहब नौकरी मिल गई, हाँ मिल गई, कहीं नहीं मिली है, लेकिन झूठ बोल के कर दिया गया, बिल पास करा लिया गया। कुछ नहीं होगा, अरबों रुपया खर्च हो जाएगा, स्किलिंग किसी की नहीं हो पाएगी। इसका एक ही तरीका है कि आप जो स्थापित संस्थाएं हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लोग तो हंसते रहते हैं भाई कि हमारे जिला में 5 करोड़ रुपया खर्च हो गया, ये छोटी ही संस्था जो आधे कमरे में चलती है उसको 70 लाख पेमेंट हो गया, 30 लाख उसका मेन बॉडी साहब लेके चला गया। ये भी गलत है। आगे मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी पूरे भारतवर्ष से BVOC और MVOC का प्रचलन हो गया। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि किसी प्रकार वोकेशनलाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और जो वृत्तिमूलक शिक्षा है यही भविष्य है। सही बात है, उसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए। UGC ने नोटिस दे दिया, हर एक विश्वविद्यालय करे, बड़ा अच्छी बात है। बहुत सारे विश्वविद्यालय जिन्होंने देखा कि भाई हमें पूरा आगे बढ़ना है, पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना है, तो उन्होंने एक वर्टिकल एंकर रख लिया। वर्टिकल एंकर क्या है? ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को खोज कर लाएंगे और कहेंगे कि भाई आप इस विश्वविद्यालय के BVOC या MVOC प्रोग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मॉड्यूलर कोर्स है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा और बैचलर डिग्री 6-6 महीने पर, साल भर पर आपको मिलता जाएगा, ताकि अगर आप पढ़ाई छोड़ भी दीजिए तो आपके पास कुछ है। अभी क्या है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, आप 3.25 साल पढ़ के छोड़ दीजिए तो आपको BA की डिग्री नहीं मिलेगी, और उसके बदले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी नहीं मिलेगी, एडवांस डिप्लोमा भी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा किया गया, लेकिन हो क्या गया है इसमें कि वर्टिकल एंकर क्या करते हैं भाई? वर्टिकल एंकर का मतलब हुआ एक कमरा आपके पास है, आपको गुरिल्ला मार्केटिंग का अनुभव है, दर दर की ठोकर खाकर आप बड़े बड़े संस्थाओं को पटाकर लाएंगे और आपको कुछ परसेंट, 5, 10, 15, 20% मिलेगा। व्यापार हो गया। अब वो क्या करते हैं, बड़े बड़े संस्थानों को जाते हैं, कहते हैं कि आप बनिए। बनने के बाद संस्थाएं तो बन जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन संस्थाएं डिप्रेशन में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी और विश्वविद्यालय के बीच एक छोटा मोटा आदमी बैठा हुआ है जो अपने आप को बहुत समझ रहा है। यह भी गलत है। होना क्या चाहिए कि नियम इस तरह का हो जिससे कि लोगों को रियली फ़ायदा हो। और BVOC MVOC का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। UGC को चाहिए कि इंडिया का कोई विश्वविद्यालय जो करना चाहे उसको फ्रीडम होना चाहिए। जब उसे PhD, MSc, MA पढ़ाने के लिए कोई पूछना नहीं है, तो BVOC के लिए UGC से क्या परमिशन लेना है? UGC कहे कि आप विश्वविद्यालय हैं, आपको डिग्री देने का अधिकार है, यही करिए कि पहले बड़ा उद्योग को पकड़िए। बड़े उद्योग में जिसमें 5 या 10 हज़ार आदमी काम करते हों, जहाँ पर उनका एक केंद्र हो, एक कमरा मिले, जो उस बड़े इस्टेब्लिशमेंट का प्रशिक्षण डिपार्टमेंट है, जो प्रशिक्षण उसका सेल है, उससे कोलैबोरेट करें और वहाँ देखें कि खाली समय में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको बताया जाए कि वर्कर्स को ट्रेन किया जाए, ताकि वो अगर वो 10+2 करके आए हैं तो उन्हें 3 साल में BVOC की डिग्री मिल जाए, ताकि उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिले, नई नई टेक्नोलॉजी का पता चले, क्योंकि तकनीक इतनी तेज़ी से बदल रही है, चाहे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, या हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, पैरामेडिकल के क्षेत्र में हो, एविएशन के क्षेत्र में हो, या फिर कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर प्लांटेशन के क्षेत्र में हो, आप जो भी ले लें, रिसाइकलिंग के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो। तो आगे बढ़ के हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सब नियम इतने आसान बन जाए, जिसमें दलाली बंद हो
और जो संस्थाएं, स्थापित संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन्हें इस तरह की फ्रीडम दी जाए, उन्हें स्वायत्तता दी जाए। आखिर आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस, कुछ ऑटोनॉमी नहीं है। सीधे आप कह रहे हैं कि जितने भी वैधानिक संस्थाएं हैं उनकी तलवा चाटो आप। ये क्या बात हो गई? इससे गुणवत्ता में कुछ विकास नहीं होगा। हाँ, खर्च बढ़ गया है। अभी जो फीस सालाना 50,000 होना चाहिए वो 2 लाख हो गई है, क्योंकि बाकी हर जगह पैसा बांटा जाता है और कुछ नहीं होता है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री महोदय, उनके अधिकारी इस बात को समझेंगे, और अगर हमारी भारत की सरकार और जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, जो हिंदी भाषा को समझते हैं, उनकी सरकारों को अगर फ़ायदा पहुंचाना है कि उनके युवा युवती आगे फिर कौशल विकास उनके यहाँ हो सके, उन्हें स्किल्ड हो सके, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके, और फिर चाहे वो रोजगार सृजक बन सके, रोजगार याचक बन सके, जो भी बने। रोजगार याचक बने तो नौकरी खोजनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें सारी बातों का ज्ञान देना पड़ेगा। नौकरी करना अच्छी बात है, करिए, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान निखित चाकरी भीख निदान। तो उत्तम खेती है जो उद्यमिता से रिलेटेड है, मध्यम बान व्यापार करना सेकेंड कैटेगरी हो गई, और थर्ड हो गया निखित चाकरी, नौकरी का तीसरा नंबर है। उससे जो नीच काम है वह केवल भीख मांगना ही है। आप समझ सकते हैं नौकरी का कितना कम महत्व है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजक पैदा करें, रोजगार याचक नहीं। उसी में जैसा मैंने बताया कि उद्यमिता विकास के माध्यम से बहुत कुछ संभव है। चाहे तो कोई आत्मनियोजित हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर अकेले आप काम कर रहे हैं, 1-2 आदमी रखे हैं, आप कहेंगे यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आत्मनियोजित हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप बड़ा संगठन चालू कर रहे हैं तो आप रोजगार सृजक हो गए, मतलब आप अपने तो एम्प्लॉयड हैं ही हैं, रोजगार सृजक हैं। आप 100, 50, 1000 आदमी को बहाल करेंगे आप। तो इस प्रकार उद्यमिता विकास के माध्यम से हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जो संवैधानिक बॉडीज़ हैं, जो वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें जानना पड़ेगा कि अगर खुल गया है तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि बहुत सारी संस्थाओं को मर्ज कर देना चाहिए। बैंकों का जिस तरह मर्जर हो रहा है, उस तरह से अगर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है तो बंद किया जाए, या बंद किया जाए, उनके स्टाफ को आगे कहीं भेज दिया जाए। लेकिन बात ऐसी हो जिससे कि लोगों का कल्याण हो, इसके लिए सर्वेक्षण करके नियम बनाया जाए। नशे में या बंद कमरे में नियम न बनाया जाए, और कोई ऐसी साजिश न हो रही हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये कोई बाहर की शक्ति तो नहीं है जो साजिश के दौरान चाहती है कि भारत के युवाओं को पंगु बना दिया जाए। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, और मैं हमेशा भारत सरकार के साथ हूँ। भारत सरकार हमें बुला सकती है। मैं बहुत सारी बातों को, क्योंकि पब्लिक में हर चीज़ बोलना ठीक नहीं है, मैं ऐसी नीति बताऊँगा, एक ऐसा क्रिटिकल पाथ बताऊँगा, एक ऐसी सोच बताऊँगा जिससे जल्द से जल्द, कम से कम समय में भारतवर्ष को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। और जो हमारे युवा युवती जो अच्छी तरह से उनकी स्किलिंग नहीं हो रही है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, उनका प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, सारा काम होगा और कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी बातों को सुना। धन्यवाद। जय हिंद।